इस बार 12 जिले की अंता सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यूं तो उपचुनाव में आमतौर पर देखिए सत्ताधारी पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल के बीच में मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बीजेपी के चेहरे का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही एक बात तय हो गई है कि अंता सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। नरेश मीणा ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है और उनकी उपस्थिति ही इस मुकाबले का रोमांच बढ़ाने वाली है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नरेश मीणा यहां से कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहे हैं। अब नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया फिर चुनावी मैदान में है। बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर पार्टी में बैठकों का दौर चलता दिख रहा है। तो इस बार जो है सरगर्मी तेज है दोस्तों, इस बार जो है रोचक माहौल बन गया है, क्योंकि इस बार 12 जिले में अंता सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यूं तो उपचुनाव में आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल के बीच ही मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग इसीलिए है क्योंकि नरेश मीणा की एंट्री हो चुकी है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला अंता सीट पर देखने को मिल रहा है। नरेश मीणा ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है और उनकी उपस्थिति ही इस मुकाबले को रोमांचक बना रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेश मीणा यहां से कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहे हैं। अब नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया फिर चुनाव मैदान में है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर पार्टी में बैठकों का दौर चलता ही दिख रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है और यह जो मुकाबला है वो गर्मा ही रहा है धीरे धीरे। नरेश मीणा को आप जानते हैं दोस्तों, जब भी वो कहीं भी एंट्री करते हैं, एंट्री मारते हैं, तो वहां हाई वोल्टेज ड्रामा दिखने को मिलता है। क्यों? अंता की जंग में नरेश मीणा की एंट्री में से क्या खलबली मचेगी, अब वो देखना होगा। अब देखिए, इसको लेकर जैसे हमने बताया कि नरेश मीणा की एंट्री हो जाती है, माहौल गर्मा जाता है, भूचाल आ जाता है। अब लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पे आ रही है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, जरा ये आपको सुनवाते हैं। अभी मीडिया में कहा है कि नरेश मीणा को गुस्से पे ध्यान देना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मैं उनकी सलाह का आदर करता हूं और पिछले काफ़ी समय से मैंने इस पर काम भी किया है, अपने आप पर कंट्रोल करने का प्रयास किया है। उनकी सलाह को मानेंगे। तो आगामी कौन राजनीतिक पार्टी का क्या रहेगा आपका? मैंने बीजेपी के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। अच्छा, कांग्रेस से टिकट की मांग की है कि राजस्थान में सारे नेता अशोक जी गहलोत साहब, डोटासरा जी, पायलट साहब, पवन जितेंद्र जी, और मैंने राहुल गांधी जी से भी, मेरे साथियों से निवेदन किया कि उनसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किया जाए। हालांकि नरेश मीणा को लेकर देखिए मैं उसमें इतना जाना नहीं चाहता। कांग्रेस एक पार्टी, अगर कोई भी कहे कि मैं पार्टी ज्वाइन करने से पहले अनाउंस किया जाए कि मैं 3.5 साल से जहाँ आया हूँ, मीणा जी मेरे को एहतियात नहीं आए। अगर वो इख्तियार करते, वो बहुत बड़े लीडर हैं, तो बहुत छोटे लीडर हैं, मैं भी उनके पास जा सकता था जी आप बड़े लीडर हैं, आपको मिलने के लिए आया हूँ। और उन्होंने कभी भी, जब भी मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी या सुनी, तो हम कांग्रेस के साथ चुनाव की भी होगी। अरे कहाँ यादव साहब? आपकी यादव साहब साइड में आओ ना। कांग्रेस ने बाजी मारने दो, देखते हैं क्या होता है। नाम को लेके अरे सुनो, अरे सर अब राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर जीत का दावा तो कर दिया है। हाँ भाई, एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिन रात जनता के बीच रहकर सेवा करता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि अंता सीट पर पार्टी दोबारा जीत दर्ज करेगी, हासिल करेगी, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान सरकार की योजनाओं से जुड़कर भरोसा जता रही है। आप आए हो, आपने एक स्कूल में कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सोच को लेके, जिस विजन को लेके चल रहे हैं, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता
सेवा पखवाड़ा के रूप में उनको जन्मदिन भी जो मनाया, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया, जिसमें जो भी हमारी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को सामने लाना। उसी के तहत एक चित्रकला प्रतियोगिता का कार्यक्रम था और उसमें हमारी जो छात्र और छात्राएं हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन उसमें हुआ है। और हमारा लक्ष्य ये है कि बच्चों में जो स्किल डेवलपमेंट, जो उनमें प्रतिभा है वो निखर के आए। इसके तहत ही ये प्रतियोगिताओं का काम चल रहा है और ये हर हमारे मंडल स्तर से लेकर हमारे जिलों में सब जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। सर, राजस्थान में एक अंता हॉट सीट बनकर आ गई है। जो नरेश मीणा है उसने भी ताल ठोक दी है, हालांकि कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय, तो कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा दिन रात जनता के बीच में रहता है, उनके दुख सुख में साथी बन के काम करता है और एक सोच को लेकर चलता है कि देश के प्रति, देश की भावना को, राष्ट्र की भावना को लेकर चलता है। और आम जन का सहयोग, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अंतिम छोर पे हमारा व्यक्ति है, उसको हम जन कल्याणकारी योजनाओं, राजस्थान सरकार या भारत सरकार की योजनाओं से हम उनको लाभान्वित करके उस समाज की मुख्य धारा में लाने का काम हम कर रहे हैं। और हमेशा जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का होता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है कि ये अंतर सीट है जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पहले भी जीती और आगे भी जीतेगी। नरेश मीणा ने ताल ठोक दी, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास है, हमारी पार्टी में भी विश्वास है और जनता जिस तरह से 2 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो जनता के सामने, डबल इंजन की सरकार किस तरह से काम कर रही है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसको संकल्पित लेते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकसित भारत 2047 के को संकल्पित लेते हुए विकसित राजस्थान 2047 से पहले होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वसुंधरा राजे के घर पर सीएम जा रहे हैं और क्या तय नहीं हो पा रहा है? देखिए, हमारी वरिष्ठ नेता है वसुंधरा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हर काम में उनसे राय लेना, उनके अनुभव को लें, तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि हमारा जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो भी वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता होता है, उसके तहत वो हमारी यहाँ पे मुख्यमंत्री रही है 2 बार, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव को साथ लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया है। आखिरी सवाल, इसी जगह पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था कि सीएम वसुंधरा जी को बनाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, उनकी उनसे काफ़ी अच्छी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को दायित्व देती है वो बखूबी से निभाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति पार्टी के साथ में है और अपनी जो भी भूमिका होती है उसको पूरी तरीके से निभाता है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। देखा ना आपने, अब संसदीय कार्य विभाग मंत्री जोगाराम पटेल आज बीकानेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अंता चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने आनंद फानन में ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया जिसका विरोध उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पे प्रत्याशी बोले कि संगठन अपने सभी घटक दलों से विचार विमर्श कर स्वच्छ छवि का प्रत्याशी उतारेगा और जीत भी दर्ज कर लेगा। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। समाप्त हो जाएगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अपराधों में कमी हुई है, अपराधियों में भय पैदा हुआ है, फरियादियों में विश्वास पैदा हुआ है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत ही सख्त है। कहीं भी छोटी घटना होती है वो व्यक्तिगत रूप से लेकर इसको पूरी कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में, हाँ, कांग्रेस आपको ऊपर आरोप लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, उनके पास विकास के मुद्दों पर एक कभी आरोप लगाया हो या विकास के मुद्दे पर काम जो हुआ, आपको राइजिंग राजस्थान, उनका कार्यकाल हमारे कार्यकाल पहुंच दो। 35 लाख करोड़ में से हमने करीब 10% तक का पूरा धरातल पे लिया है। रोजगार मुद्दे पर ले लो, हमने कहा 5 साल में 4 लाख देंगे। अब अंता विधानसभा को समझने के लिए, जो सीट है उसको समझने के, समीकरण समझने के लिए हमारे साथ 2 हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए। ब्रजेश परेटा जुड़ गए 12 से और शशि मोहन जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। शशि जी, सबसे पहले आपके पास चलूंगा, जरा बताइए शशि जी कि ये जो समीकरण है इस बार गर्मजोशी भी है, त्रिकोणीय मुकाबला भी है, एंट्री भी हो चुकी है नरेश मीणा की, तो क्या हंगामेदार माहौल देखने को मिल सकता है? क्योंकि नरेश मीणा जहां जहां आते हैं शशि जी, वहां एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो अपने आप उभर जाता है। देखिए, सबसे पहले नरेश मीणा
अलग अलग आंदोलन में अलग अलग लोगों की मांग के लिए कूदते थे, इसलिए ड्रामा जैसी स्थिति होती थी, हाई वोल्टेज स्थिति होती थी। लेकिन यहाँ पर चुनाव की बात है और चुनाव में गंभीरता होती है। इस गंभीरता से, कितनी गंभीरता से वो चुनाव लड़ते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना रोमांचक चुनाव होगा। हालांकि उनकी मौजूदगी इस चुनाव में तय हो गई है। कांग्रेस से पहले टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पार्टी टिकट दे चाहे नहीं दे, नॉमिनेशन दाखिल करना है। 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर रहे हैं और उसके साथ में ये तय हो गया है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। भले बीजेपी के प्रत्याशी का भी इंतजार है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होना ही बता रहा है कि इस बार स्थिति अंत में रोमांचक होगी। हालांकि पिछले 4-5 चुनाव देख लें, 2013 का चुनाव, 18 का चुनाव, 23 का चुनाव, अंता का चुनाव बहुत रोमांचक रहा है। पिछला जो 23 का चुनाव था वो भी तकरीबन 5,500 के अंतर से कंवरलाल मीणा जीते। उससे पहले प्रमोद जैन भाया और प्रभुलाल सैनी में भी रोचक मुकाबला था। फिर 2013 में भी रोचक मुकाबला हुआ प्रमोद जैन भाया और प्रभुलाल सैनी में। दोनों ने एक दूसरे को हराया और मंत्री जो था, जो मंत्री रहते चुनाव में गया, चाहे प्रमोद जैन भाया हो चाहे प्रभुलाल सैनी, वो चुनाव हार गए। अब नरेश मीणा कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान, बीजेपी के लिए नुकसानदायक होंगे या फायदेमंद, ये सवाल उठता है। बिल्कुल। दरअसल यहाँ की जो डेमोग्राफी देखते हैं तो हम डेमोग्राफी के नज़रिए से ऐसा लगता है कि अलग अलग जातियों के, अलग अलग समाजों के यहाँ पर वोट हैं और उन वोटर्स में किसकी गंभीर पैठ है। हालांकि कंवरलाल मीणा यहाँ से निवर्तमान विधायक थे, उनको अयोग्य ठहरा दिया गया, वो उनको सजा हो गई, उनकी सदस्यता निरस्त हो गई और उसके बाद यहाँ उपचुनाव की स्थिति बन रही है। तो ऐसा लगता है कि कंवरलाल मीणा के समाज से आने वाले जो वोटर हैं ये भी वो कहना बीजेपी के साथ, नहीं, बीजेपी से तो नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी जी से बात हुई है, रिक्वेस्ट किया है, लेकिन बड़ा ही एक कट, मतलब अलग वे में, अलग अंदाज उनका कि नहीं, बीजेपी से तो हम नहीं लड़ेंगे, एकदम मतलब साफ, एकदम स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल, बीजेपी से लड़ने का नरेश मीणा का मानस नहीं था। छबड़ा में भी उन्होंने टिकट मांगा था। 2023 का जब विधानसभा चुनाव था तब छबड़ा से चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पे रहे, तकरीबन 40,000 से ज़्यादा वोट लेकर के आए। और उसके बाद में जब देवली विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ, देखिए जिला बदल रहा है हर बार, छबड़ा जिला भी 12 में आ रहा है और उसके बाद देवली की बात आई तो फिर छबड़ा सीट भी 12 जिले में आ रही है, फिर देवली सीट की बात आई तो वो टोंक जिले में आ गई, 2023 की बात आ गई उपचुनाव में, फिर वो चुनाव लड़ते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। मुख्य चुनाव में तीसरे नंबर पे थे, जो उपचुनाव हुआ उसमें तीसरे नंबर पे आ गए, 59,000 से ज़्यादा वोट लेकर के आए और फिर दूसरे नंबर पे आने के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त करा दी। यानी कांग्रेस में ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो उनके प्रत्याशी से, अधिकृत प्रत्याशी केसी मीणा जो कस्तूरचंद मीणा थे, उनसे ज़्यादा प्रभावशाली थे। और उसके बाद में पार्टी ने भले उनको निकाल दिया, लेकिन अब फिर नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। आपने देखा 2 दिन पहले जब सुखजिंदर रंधावा बीकानेर गए थे तो उन्होंने किस तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में एक बहुत बड़ा सटायर किया नरेश मीणा पर। उन्होंने कहा कि वो बड़े नेता हैं और रंधावा ने खुद को छोटा नेता बताया, कहा कि उनसे गलती हो गई जो नरेश मीणा का सोशल मीडिया नहीं देखा। लेकिन नेता कोई छोटा बड़ा नहीं होता, समय बड़ा बलवान होता है और यही नरेश मीणा है जो कांग्रेस नेताओं के चहेते एक वक्त में हुआ करते थे। लेकिन अब पार्टी को लग रहा है प्रमोद जैन भाया पर दाव खेला जाना चाहिए, इसलिए प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया। अलबत्ता बीजेपी के प्रत्याशी के लिए कल मंथन हुआ। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के घर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे और सबने बातचीत की है। हालांकि अभी प्रत्याशी के ऊपर अंतिम मोहर पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि एक विचार ये आया कि कंवरलाल मीणा की पत्नी को टिकट दे दिया जाए। हालांकि भले ही उनका कोई राजनीतिक अनुभव ना हो, लेकिन ये कहा गया कि पार्टी का नैतिक दायित्व बनता है कि जिस परिवार के व्यक्ति को अयोग्य ठहराया गया, उस पार्टी के व्यक्ति को, उस परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया जाए, जिससे सहानुभूति भी बटोरी जा सके। ब्रिजेश परेटा भी हमारे साथ 12 से लाइव जुड़े हैं, उनका भी नाम दमदारी से आया। बिल्कुल आता हूं। ब्रिजेश जी जरा बताइए, आपने सुना शशि जी को कि इस बार कहना है उनका कि भाई कांग्रेस से ही लड़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद होंगे, बीजेपी के लिए कितने नुकसानदायक, या बीजेपी के लिए फायदा हो जाएगा कांग्रेस, ये जो समीकरण है, ये जो कैलकुलेशन है शशि जी, उसको समझना बहुत अनिवार्य है। क्या इस बार, माफ कीजिए ब्रिजेश जी, बहुत अनिवार्य है, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है वहां पर? जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं जो निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा कांग्रेस से पहले टिकट मांग रहे थे, उन्होंने भी ताल ठोक दिया। हालांकि भाजपा के द्वारा अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। और दूसरी ओर देखा जाए इस बार जो जनता का उपचुनाव होगा वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि जहां पर एक तरह से बीजेपी की भी भेंट की, जो कंवरलाल जेल गए हैं
उसके बाद ही भी जो यहाँ के बीजेपी की ओर जो मतदाता है उससे उनके साथ दिलचस्पी जुड़ी है। दूसरी ओर देखा जाए तो 2 साल का जो कार्यकाल है उसका भी आकलन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इस बार जब नरेश मीणा के द्वारा जो ताल ठोकी गई है इस आधार पर जातीय आधार पर अगर समीकरण निकाले जाए तो ये देखा जा रहा है कि जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जहां पर कांग्रेस, बीजेपी और नरेश मीणा जो खड़े हुए हैं इस चुनाव के अंदर, वो बराबर से बाजी लगाएंगे और दाव खेलेंगे इस मामले में। चलिए ठीक है, धन्यवाद करेंगे अपने दोनों रिपोर्टर्स का। हमारे साथ